हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं हम, और वो है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये मास क्या होता है और ये वेट क्या होता है। बहुत लोग सोचते क्या है कि जो मास है वही एक्चुअल में क्या है, वेट है। कोई पूछता है कि वेट कितना है तो 50 kg, कोई पूछता है कि मास कितना है तो भी 50 kg। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मास और वेट में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअल मास और वेट जो है ये सेम नहीं होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। कैसे, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज इसी लेक्चर के साथ आप लोग बुक और पेन के साथ बैठे हैं, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे कि मास और वेट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मास क्या है। ठीक, तो हम आप लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल से हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। अभी मान लेते हैं हमारे पास ये कोई क्या है, बॉडी है। ठीक है, क्या है, बॉडी है। इस बॉडी का मान लेते हैं मास कितना है, m है। कितना है, स्मॉल m है। ये बॉडी है तो इसका मास कितना है, स्मॉल m है। और इस स्मॉल m की वैल्यू मान लेते हैं कि 50 kg है। कितना है बाबू, 50 kg है। ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, 50 kg है। यानी मास क्या बता रहा है, मास जो है इस बॉडी का टोटल अमाउंट बता रहा है कि आखिर इस बॉडी का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है। तो इस बॉडी का टोटल अमाउंट कितना है, 50 kg है। यानी कह सकते हैं क्या कि मास जो होता है ये बॉडी का टोटल अमाउंट है कि आखिर मास कितना है मास। तो मास कितने अमाउंट का है, 50 kg का है। यानी अगर पहले कंसेप्ट की बात करें हम लोग, पहले कंसेप्ट की, तो ये अमाउंट के बारे में बताता है। कितना अमाउंट के बारे में बताता है, किसकी, बॉडी के अमाउंट के बारे में। ठीक, दूसरे कंसेप्ट की जिक्र करते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि जो मास है इस मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है मास। ठीक, तीसरा कंसेप्ट क्या समझते हैं, ये जो मास है, पहला कंसेप्ट हमने क्या देखा कि मास जो डिनोट करता है कि बॉडी का टोटल अमाउंट कितना है, वो हमारा क्या हो गया, मास हो गया। दूसरा क्या कहता है कि मास को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से। तीसरा कंसेप्ट को समझते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि मास जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जो है ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या मास जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, नहीं। मास केवल अमाउंट को बताता है, यानी मैग्नीट्यूड को बताता है, न कि मास को डायरेक्शन को बताता है। मास के पास डायरेक्शन नहीं होता है, मास केवल और केवल एक अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब चौथा कंसेप्ट क्या कहता है, चौथा कंसेप्ट क्या कहता है कि मास जो है हम इसका जो यूनिट होता है मास का वो कितना होता है, केजी होता है। केजी क्या है, इसकी यूनिट है। यानी मास का यूनिट कितना हो गया, केजी। अब यहाँ पे पांचवें कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। पांचवा कंसेप्ट क्या कहता है कि जो मास जो है हमारा होता है, मास, इसको तो केजी मेजर करते हैं, और मास जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। ये ना कि यहाँ पे इसका मास कुछ और है और इस जगह पे मास कुछ और नहीं। मास जितना या इस जगह पे है, इसको यहाँ पर भी रखेंगे तो उतना ही मास होगा। जैसे मान लेते हैं अभी ये मार्कर है, तो मार्कर का इस प्लेस पे वेट मान लेते हैं कि 5 ग्राम है। कितना है, 5 ग्राम।
तो क्या यहाँ पे आने पे 10 ग्राम का हो जाएगा? नहीं, मास जो है हमेशा कांस्टेंट होता है, न कि एक जगह से दूसरे जगह जाने पे वैरी कर जाएगा। नहीं, मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी इसको क्या कह सकते हैं कि मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, छठवें कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। ये भी शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या मास बता सकता है। अब छठवें क्या कहता है कि मास तो कांस्टेंट रहता है, ये ना कि इस जगह के बाद इस जगह पे जाने के बाद वैरी कर जाए। नहीं, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। छठवां पॉइंट क्या कहता है, क्या मास कभी जीरो हो सकता है? अगर ये मार्कर है तो क्या इसके पास मास जीरो है? नहीं। क्या हमारे पास मास जीरो है? नहीं। दुनिया की कोई भी वस्तु हो, कोई भी बॉडी हो, उसके पास मास है। अगर वो बॉडी है तो उसके पास मास होगा। बिना मास के बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है। दुनिया में कोई भी बॉडी हो, उसके पास बॉडी के पास मास होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं छठवां पॉइंट में, मास जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मास जीरो नहीं हो सकता। ये थे हमारे शॉर्ट में कि मास जो है बॉडी के अमाउंट को बताता है। दूसरा क्या है कि मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मास हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका SI यूनिट kg होता है, और ये कांस्टेंट होता है, और ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, मास का पहला पॉइंट क्या हो सकता है? मास डिफाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बॉडी। मास जो होता है ये बॉडी के पूरा जितना अमाउंट है उसको बताता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट का मतलब मास को, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। तीसरे कंसेप्ट क्या कहता है कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, केवल और केवल। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। चौथा कंसेप्ट क्या है? इट्स SI यूनिट इज kg। पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? मास इज कांस्टेंट। मास क्या है? कांस्टेंट होता है, नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। छठवां पॉइंट क्या हो सकता है? मास कैन नॉट बी जीरो, यानी कि मास जीरो नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे मास के कुछ पॉइंट्स, जिसको हमने पहले शॉर्ट में समझाया, फिर उसके बाद हमने इसको नोट्स में लिखवा दिया। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे वेट क्या होता है। मास तो हमने देख लिया, अब एक्चुअल में हम लोग देखेंगे कि वेट क्या हमें समझाता है। ठीक है, तो वेट को समझते हैं, पहला क्या कहता है। वही एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अभी मान लेते हैं हमारे पास ये बॉडी है, जिस बॉडी का मास मान लेते हैं कितना है? m है, और एक चीज सरफेस पे क्या है? रखा हुआ है मास।
वेट क्या कहता है? वेट जो है एक्चुअल में एक फोर्स होता है। जैसे मान लेते हैं नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, नीचे तरफ क्या लगेगा बाबू? एक फोर्स लगेगा, और एक फोर्स का काम कौन करेगा? वेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? W से। और इस W की जो वैल्यू होगी, ये क्या है? मास m है, ठीक, बॉडी का मास m। और जो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, क्या लग रही है नीचे की तरफ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हम क्या पा जाएंगे? W = mg। ठीक, अभी हम लोग अब सेकेंड चैप्टर में बात कर रहे थे कि फोर्स = होता है कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन, हम आपको पढ़ाए थे। तो जब फ्री फॉल का कंडीशन आता है, यानी जब नीचे की तरफ बॉडी पे फोर्स लगता है, तो इस g की जगह, a की जगह क्या हो जाता है? mg। क्या हो जाता है? mg हो जाता है। यानी एक्सेलरेशन का जो काम कर रहा है स्मॉल g, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जरा इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए। यहाँ F = क्या है? mg। तो W = क्या है? mg। यानी क्या हम F की जगह W लिख सकते हैं? हाँ, F की जगह क्या लिख सकते हैं? W। F की जगह क्या लिख सकते हैं? W लिख सकते हैं। यानी जितना फोर्स है उतना ही क्या है? W है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट है वो किसका काम कर रहा है? फोर्स का काम कर रहा है। यानी एक्चुअल में ये जो वेट है, ये वेट कुछ और मास नहीं है, बल्कि वेट ये क्या है? एक फोर्स है। ये वेट क्या है? एक फोर्स है जो अर्थ की तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। फोर्स किसकी तरफ लग रहा है? नीचे अर्थ है, तो अर्थ की तरफ फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअल में वेट क्या है? फोर्स है जो हमेशा क्या होगा? अर्थ की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या ले सकते हैं? वेट में वेट इज ए फोर्स। वेट इज ए one type of force. Weight is a one type of force which act towards the earth। किसकी तरफ लग रहा है? अर्थ की तरफ लगता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, पॉइंट को, इसको क्या करिए? नोट करिए। ठीक है, तो वेट हमारा क्या है? एक टाइप का फोर्स है जो किधर की तरफ लगता है? अर्थ की तरफ लगता है। दूसरा हम कंसेप्ट क्या कहेंगे इसमें? कैसे कह सकते हैं कि वेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से। किससे डिनोट करेंगे? W से। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? वेट इज डिनोटेड बाय W। वेट को किससे डिनोट करेंगे? W से डिनोट करेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी का मास m है और नीचे की तरफ आएगी तो उस पर फोर्स लगेगा। तो बॉडी का मास m है और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी में वो नीचे की तरफ होगा। तो जब फ्री फॉल की कंडीशन आता है तो एक की जगह पे हम लोग स्मॉल g लिखते हैं और इस स्मॉल g को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे तीसरे पॉइंट की हम जिक्र कर लेते हैं। तीसरा जो कह सकते हैं क्या कि वेट जो है हमारा, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? वेट जो है हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। सॉरी, वेट जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, बल्कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं जिस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अर्थ की तरफ लग रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेट हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि स्केलर तो केवल मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन वेट जो है हमारा क्या बताता है?
डायरेक्शन को बता रहा है। देख रहे हैं ये वेट का डायरेक्शन कहाँ लग रहा है, अर्थ की तरफ लग रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कहाँ होता है, टुवर्ड्स अर्थ। वेट का डायरेक्शन कहाँ होता है, अर्थ की तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स अर्थ। अभी थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, उसको जरा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि लाइट क्या हो गई थी हमारी, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। तो हमारा डायरेक्शन कहाँ होता है, अर्थ की तरफ होता है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें, तो वेट का जो यूनिट होता है, वेट जो इसका यूनिट होता है वो कितना होता है, न्यूटन होता है। क्यों, क्योंकि वेट जो है एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, पांचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं। वेट का यूनिट न्यूटन हो गया। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे, जरा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बताने जा रहे हैं हम। वेट जो है ये कांस्टेंट नहीं होता है। जिस तरह से मास हमारा कांस्टेंट था उस तरह से वेट हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। वेट जो है हमारा ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। कैसे, अगर अर्थ के सरफेस पे हम रखे थे, जरा यहां समझ लेते हैं, W = क्या होता है, mg। ठीक, जब हम अर्थ के सरफेस पे थे तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ रहा था, gm/r²। ये बताया थे पिछले लेक्चर में कैसे कैसे जी हमारा वेरी कर रहा था। जब हम कुछ हाइट पे गए अर्थ से तो हमारा जी कितना आ रहा था, gm/r+h²। यही जब हम सरफेस से नीचे आ गए थे तो हमारा था gm/r-h²। देख रहे हैं, यहां जब अर्थ के सरफेस पे थे तो हमारा g की वैल्यू इतना था, gm/r²। जब अर्थ से कुछ सरफेस से ऊपर गए h हाइट पे तो r+h² हो गया। जब g हम लोग अर्थ के सरफेस से कुछ नीचे आए तो r-h² हो गया। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। और यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, वेट पे। तो जैसे जैसे जी हमारा वेरी करेगा, जैसे जी अर्थ के सरफेस पे कुछ और होगा तो वेट हमारा भी कुछ और होगा। जी की वैल्यू अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाएगा तो हमारा वेट कुछ और होगा। जब अर्थ के सरफेस से नीचे आएगा तो जी तो कुछ और होगा, लेकिन वेट भी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। तो वेट भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। इसलिए हमारा वेट कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगे तो हमारा वेट क्या होगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेट इज नॉट अ कांस्टेंट। वेट इज नॉट ए कांस्टेंट, इट वेरी लिख सकते हैं यहाँ पे, इट वेरी मतलब बदलना, प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरी करता है। अब हम लोग देखते हैं इसके छठवां पॉइंट, क्या वेट जीरो हो सकता है। जैसे मास कभी जीरो नहीं हो सकता था, लेकिन वेट हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब ये सवाल उठता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो कैसे होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी
ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन, यानी फ्री फॉल करने के दौरान अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा और वेट उस तरह से वेट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी वेट कैन बी जीरो, वेट कैन बी जीरो, यानी कि हमारा वेट जीरो हो सकता है। तो ये था हमारा वेट का पॉइंट। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मास जो था डिफरेंस और किसका, वेट का था। तो हमारा कंसेप्ट जो था इतना ही था, मास और वेट का। अब समझ में आया होगा आपको कि मास और वेट एक ही चीज़ नहीं होता है, ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।